संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। जय हिंद साथियों, मैं अजय कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय सर क्लास में स्वागत करता हूं। तो हम आज की वीडियो धमाकेदार तरीके से शुरुआत करते हैं, जो कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। और जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको नए नए वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आज का क्वेश्चन आपके सामने रहा, निम्न में से किसके या फिर किसने निशानेबाजी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो किसने इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, अजुम मुदगिल। अजुम मुदगिल जो हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। हम देखेंगे अमित पंघाल को भी, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है यहाँ पर दोनों के दोनों सरनेम। तो हम आगे क्यों बढ़ेंगे और अजुम मुदगिल को देखेंगे। तो हमारे स्क्रीन के सामने अजुम मुदगिल जी आ चुकी हैं। तो अजुम मुदगिल, आपको चेहरा दिख गया होगा, सुंदर सी प्यारी सी हमारी भारत की हैं निशानेबाज, बहुत ही तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से खेलती हैं। तो अगला हम देखेंगे अमित पंघाल को। तो आपके सामने आ चुके हैं अमित पंघाल, तो आपको दिख रहे होंगे अमित पंघाल। मुक्केबाजी संबंधित हैं, ध्यान रखना आप लोग। और आपके सामने देखिए ये दो खिलाड़ी और हैं, जहाँ से बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं। तो यहाँ पर सुनील छेत्री और साइड में यहाँ पर आशा लता। तो आपके सामने ये रहे सुनील छेत्री और ये रही आशा लता। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, आशा लता ये रहीं और सुनील छेत्री भाई साहब ये रहे। बहुत ही धुरंधर फुटबॉलर हैं भारत के। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर इनसे भी क्वेश्चन पूछता है कि फुटबॉलर हैं अदिति चौहान। तो अदिति चौहान आपके सामने दिख रही हैं, यहाँ पर ये रही अदिति चौहान। अदिति चौहान यहाँ से पूछता है अदिति चौहान किस खेल से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा जो ट्यूलिप उद्यान है वो कहाँ पर है दोस्तों, उत्तराखंड में है। तो आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड में कौन सी जगह है, मुनस्यारी। मुनस्यारी में है दोस्तों, जी आपको याद रखना है। अब मुनस्यारी कहाँ पर है, तो अभी मैंने आपको बताया उत्तराखंड में। तो हम देख लेते हैं किस तरह का दिखता है ये मुनस्यारी डियर। तो भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान जो है वो मुनस्यारी है, उसको आपको देखना है, बड़ा ही खूबसूरत है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आ गया आपके स्क्रीन के सामने। यहाँ पर अपनी खूबसूरत इतनी बिखर रहा है कि आप भी मोहित हो चुके होंगे। तो मुनस्यारी आपको दिख रहा है ट्यूलिप, जो कि उत्तराखंड में है। कितना खूबसूरत दिख रहा है, आपको मौका मिले तो अवश्य जाना आप लोग घूमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटियाला घराना। ऑप्शन ए, पटियाला घराना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम उनके डायग्राम को भी देख लेंगे। हमारे सामने आ चुके हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खां। तो आपको दिख रहे होंगे उस्ताद बड़े अला, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं बढ़िया तरीके से उस्ताद बड़े गुलाम अली खां आपके स्क्रीन के सामने रहे हैं। तो आपको दिख रहे होंगे बढ़िया तरीके से उस्ताद अली खां। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पीर पंजा श्रेणी पर स्थित एक दर्रा है। तो पीर पंजा श्रेणी पर जो स्थित दर्रा है वो आपका रहा बनिहाल दर्रा। तो आपको ध्यान रखना है बनिहाल दर्रा इज द राइट आंसर होगा। पीर पंजा श्रेणी, पीर पंजा श्रेणी कहाँ पर है, तो पीर पंजा श्रेणी दोस्तों कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और बनिहाल दर्रा भी जम्मू एंड कश्मीर में है। कुछ दर्रे को हम जान लेते हैं जो कि हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं बनिहाल दर्रा किस तरह से दिखता है। तो आपके स्क्रीन के सामने रहा बनिहाल दर्रा, बहुत ही खूबसूरत है। दर्रे होते क्या हैं दरअसल बेटा, तो आपको याद रखना है कोई पहाड़ी क्षेत्र हो, पर्वत क्षेत्र हो, जहाँ पर हम बीचों बीच रास्ता बनाते हैं, उस पहाड़ी को काटते हैं, पर्वत को काटते हैं, तो एक पास बनाया जाता है जिसे हिंदी में दर्रा बोलते हैं। तो आपको क्लियर हो गई होगी मेरी बात। अब भारत के कुछ प्रमुख दर्रे रहे आपके सामने, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर भारत के प्रमुख दर्रे। तो भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं इसको आप समझें। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है दोस्तों। तो यहाँ आप क्लियर देखेंगे अच्छे से, यहाँ पर बुर्जिला दर्रा, जो बुर्जिला जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर कराकोरम दर्रा भी जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर आपको देख गए होंगे 5, कौन कौन से, बनिहाल दर्रा दोस्तों, दूसरा जोजिला दर्रा, तीसरा पीर पंजाल दर्रा,
चौथा बुर्जिला दर्रा, पांचवा कराकोरम दर्रा। दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कराकोरम दर्रा। यहाँ पर आपको दिख रहा है बनिहाल दर्रा, जो किस पर बना हुआ है, पीर पंजाल रेंज पर बना हुआ है, पीर पंजाल श्रेणी पर बना हुआ है बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, बारालाचा, शिवकिला, रोहतांग। बारालाचा, शिवकिला, रोहतांग ये हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा हम बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, मानाला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीतीला दर्रा। कौन कौन से दोस्तों, मानाला दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीतीला दर्रा। तो ये तीन कहाँ पर हो गए दोस्तों, तो ये उत्तराखंड में हो गए। आई होप आपको क्लियर हो पा रहे होंगे। हम देखेंगे कि सिक्किम में कौन कौन से हैं दोस्तों, तो सिक्किम में आपको दिख रहे हैं नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा। यहाँ पर ये दोनों क्लियर हो गए आपको, तो नाथुला और जलेपला सिक्किम में है। हम उत्तराखंड के देख लेते हैं फिर से एक बार। तो उत्तराखंड के कौन कौन से थे दोस्तों, तो उत्तराखंड के थे बारालाचा, शिवकिला और रोहतांग। तो ये हिमाचल प्रदेश के हैं। उत्तराखंड के नीतीला, लिपुलेख और मानाला। तो मानाला, लिपुलेख और नीतीला ये उत्तराखंड के हो गए। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा, शिवकिला दर्रा, बारालाचा दर्रा ये क्लियर हो गए होंगे आपको। ऐसे ही हम देखेंगे कि सिक्किम के कौन कौन से हैं, नाथुला दर्रा और जलेपला। हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर आपको तीन दिख रहे हैं, एक तो दिफू दर्रा हो जाएगा, एक यांगपा दर्रा हो जाएगा, एक बोमला दर्रा हो जाएगा। तो तीन के आपको क्लियर हो चुके होंगे कि ये तीनों के तीन दर्रा उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश में है। बोमिडा दर्रा, यांगयाप दर्रा, दिफू दर्रा। तो ये आपको तीनों क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जरा, तो पश्चिमी घाट पर स्थित हैं एक थाल घाट दर्रा, एक भोर घाट दर्रा। तो आपको थाल घाट दर्रा क्लियर हो गया होगा, एक भोर घाट ये महाराष्ट्र में है पश्चिमी घाट के ऊपर। तो आपको ये दिख रहे होंगे, क्लियर हो पा रहे होंगे। ओके दोस्तों, हम आगे की ओर चलते हैं दोस्तों कि केरल में कौन कौन से हैं। तो केरल में आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो केरल में आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर पालघाट दर्रा और सेनकोट्टा दर्रा। तो केरल में दो दर्रे हो गए, पालघाट दर्रा और सेनकोट्टा दर्रा। तो आपको क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। आगे की ओर बढ़ेंगे हम, तो आपको ये दर्रे मैंने आपको बताया कुछ इंपॉर्टेंट। और मणिपुर में आपको दिख रहा है तुजू दर्रा। तो मणिपुर में कौन सा दिख रहा है दोस्तों आपको, यहाँ पर मणिपुर में तुजू दर्रा। तुजू दर्रा जो है मणिपुर का दर्रा है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। एक बार मैं आपको छोटी सी इमेज करके दिखा देता हूँ, सारे दर्रे जो हमने पढ़े तो आपको यहाँ पर दिख गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में आप रिवीजन भी कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो आप जल्दी से हमारे वीडियो को आप लाइक कर दें, और जिन व्यक्तियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए भाई बहन है मेरे, वो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है, तो एशिया की पूछ रहा है दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी घाटी। अब घाटियाँ कई तरीके से दिखेंगी आपको, इस तरह से दिखती हैं घाटियाँ। जी घाटी का मैंने साइन बना दिया। घाटियाँ इस तरह से दिखती हैं, इस तरह से घाटी वी आकार की घाटी, कभी यू आकार की घाटी होती है इस तरह से। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे मैं आपको दोबारा बता दूँ, यहाँ पर ध्यान समझना, जैसे कोई नदी आ रही है तो नदी इस तरह से आएगी और उस आकृति के अंदर फ्लो करती है, माना कि इस तरह की आकृति है और नदी इस तरह से आएगी, इसमें पानी जाएगा और बाहर धीमे धीमे निकल जाएगा। तो इस घाटी में क्या होगा, पानी फ्लो होगा, धीमे धीमे बहेगा और ऊपर निकल जाएगा। तो ये इस तरह से यू आकार की घाटी दिख रही है आपको। कई भी आकार की घाटियाँ होती हैं, जैसे इसमें पानी आएगा और धीमे धीमे करके निकल जाएगा दोस्तों। ऐसी अलग अलग प्रकार की होती हैं, इस तरह से भी घाटियाँ होती हैं। तो आपको ये क्लियर हो पा रहा होगा, इस तरह से पानी निकल जाएगा नदी का। तो ये आपको आकृतियाँ क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर पूछ रहा है एशिया की सबसे बड़ी घाटी जो है वो है डांग घाटी। तो आपको दिखा देता हूँ, जो कि नेपाल में है एशिया की सबसे बड़ी घाटी। जो यहाँ पर आपको दिख रही है डांग घाटी, बढ़िया से मैंने आपके लिए पिक यहाँ पर बनाई है और आपको दिख भी रही होगी, डांग घाटी नेपाल दोस्तों। तो यहाँ दिख रही है आपको डांग घाटी नेपाल। यहाँ पर कुछ मकानी बने हैं, लोग बसे हैं, यहाँ पर नदी बहती हुई आपको दिख रही है। बढ़िया क्लियर हो पा रहा होगा आपको दोस्तों। तो मैंने आपको समझाया था, जैसे घाटी बनी हुई है, कोई ना कोई आकृति है और उसमें से पानी बह रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सफ़ेद कोहे पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा डैश में स्थित है। तो ये पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है कोहे। तो यहाँ पर जो कोहे आपसे पूछ रहा है, सफ़ेद कोहे पर्वत श्रृंखला, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भाग है वो पाकिस्तान में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। इसका भी हम एविडेंस के माध्यम से समझ लेते हैं। सफ़ेद कोहे
जो पर्वत श्रृंखला है वो किस तरह से दिखती है। देखिए भाई साहब कितनी सुंदर दिख रही है, आपको ध्यान रखना है। इस तरह से सफ़ेद कोई पर्वत श्रृंखला दिखती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसका विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पुआनचेई डैश की पारंपरिक पोशाक है। पोशाक मतलब वस्त्र होते हैं, पहनावा होता है, ठीक है। तो पुआनचेई जो है वो कहाँ की है दोस्तों, वो है मिजोरम की। तो मिजोरम आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मई 2020 में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया गया था? तो देखो भाई साहब चाय दिवस भी पूछ रहे हैं। अंग्रेज चले गए लेकिन चाय नहीं गई भारत से। बहुत से जो हैं चाय पी पी कर अपना शरीर खराब कर रहे हैं। कई लोग समझते हैं कि चाय पी के हमारी दिमाग की बत्ती खुल जाती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा महान व्यक्ति होते हैं। अगर जो अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं तो वो धीमे धीमे चाय को ख़त्म करना शुरू कर दें अपने जीवन से, क्योंकि चाय हमारे शरीर का सबसे खराब एक तरीका है जो आपको याद रखना है। चाय हमारे शरीर को कमज़ोर बनाती है, ना कि मजबूत। तो ध्यान रहे आपको, चाय धीमे धीमे बंद कर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है 21 मई को मनाया जाता है, इस तरह की घोषणा की गई है। तो 21 मई आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह अमीरों की फसल है। चाय कॉफ़ी बागानी जो कृषि होती है वो अमीरों की फसल होती है। भारत के पश्चिमी घाट के किनारे कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है? तो जैसे कि अगर मैं बात करूं दक्षिण भारत की, तो ये दक्षिण भारत अपना हो जाएगा, दक्षिण भारत यहाँ पर हो जाएगा पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट आप देख रहे हैं तो भारत के पश्चिमी तट इधर की बात कर रहा है, तो इधर की साइड कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं यहाँ गोवा में है मारवा गोवा। तो गोवा राज्य में मारवा गोवा है, जो आपका क्लियर हो जाएगा। विशाखापट्टनम की बात करूं तो आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। चेन्नई की बात करूं तो चेन्नई का जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा आपको तमिलनाडु में। अगर मैं बात करूं हल्दिया की तो मैं यहाँ पर अगर देखूं तो कोलकाता है, उसी के नीचे आप देखेंगे यहाँ पर हल्दिया पश्चिम बंगाल में मिल जाएगा। तो हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, चेन्नई तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। और जो मारवा गोवा है वो गोवा में हो जाएगा यहाँ पर। तो ये पश्चिम क्षेत्र में हो जाएगा मारवा गोवा। क्लियर दोस्तों, मारवा गांव भी बोल देते हैं, गोवा भी बोल देते हैं, दोनों सही उत्तर होगा। लेकिन हल्दिया पश्चिम बंगाल, यहाँ पर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो चेन्नई तमिलनाडु हो जाएगा। आई होप आपको बेस्ट तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ मारवा गोवा जो बंदरगाह है, पोर्ट है, किस तरह का दिखता है। देखिए दोस्तों एकदम आपके हृदय को छू जाएगी तस्वीर, मोहित करने वाली। मैं आपके लिए इतनी बेस्ट तस्वीरें बना के लाता हूँ कि जिससे कि आपके दिमाग में सेव हो जाए चीज़ें और हमेशा के लिए याद हो जाए। आप बस हमारा थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारा जो वीडियो है वो शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि हमारे सर इस तरह से पढ़ाते हैं, हमें समझ में आता है, आप भी पढ़ के देख सकते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला टेबल खिलाड़ी कौन बनी थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं या बनी थी? तो मनिका बत्रा। मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित हैं, जिन्हें क्या मिला है? टेबल टेनिस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। शरद कमल भी टेबल टेनिस से संबंधित हैं, जो आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा मनिका बत्रा और शरद कमल के बारे में। इनकी हम इमेज देख लेते हैं, जो आपके सामने रहे। शरद कमल किस तरह से हाथ फैला रहे हैं, यहाँ पर बैट लिए हुए टेबल टेनिस वाला और खेलते हैं जी बेस्ट तरीके से, धुआंधार, बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं जी। हमारे भारत की भविष्य मनिका बत्रा बहुत प्यारी सी दिख रही हैं आपको सामने, बहुत धुआंधार तरीके से ये भी खेलती हैं और गोल्ड मेडल भी जिताती हैं भारत को। हमारी सारी शेरनियाँ बहुत बढ़िया खेलती हैं। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था? तो किसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़े इस गधे की भी तस्वीर देख लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो ये रहा, देख रही कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने निर्माण कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो आपके सामने जो गधा नजर आ रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक। मैं इसलिए गधा कह रहा हूँ क्योंकि ये महानी थे, इन्होंने भारत पर शासन किया, हमको गुलाम बना के रखे। निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो हिमालय की जो 3 समानांतर श्रेणियाँ हैं उनको आप समझ लें। सबसे पहले हिमालय, मतलब इसे महान हिमालय बोलते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद है निम्न हिमालय, फिर उसके बाद है शिवालिक हिमालय। तो पहला महान, फिर लघु, फिर उसके बाद शिवालिक। महान, लघु, शिवालिक। महान को हिमाचल बोलते हैं दोस्तों, लघु को निम्न बोल देते हैं, हिमाद्री बोल देते हैं,
शिवालिक को शिवालिक बोल देते हैं, निम्न हिमालय बोल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये तीनों सही उत्तर हो जाएंगे, लेकिन हिमशिखा ये ऐसा कुछ पार्ट नहीं है भारत में, ये आपको याद रखना है, या फिर कोई भी हिमालय का ये पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि ये कोई भाग नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 711 ईस्वी में अरब सेनापति डैश ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया। तो आपको ध्यान रखना है, मोहम्मद बिन कासिम ने 711 में, मोहम्मद बिन कासिम में 700 ईस्वी में अरब सेनापति डैश ने, मतलब मोहम्मद बिन कासिम था, सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो खलीफा के क्षेत्र में एक हिस्सा बन गया था। तो ऑप्शन आपका बी मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। दाहिर उस समय उधर के राजा हुआ करते थे, जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, घबराना नहीं बिल्कुल बच्चों, इंग्लिश में दिया गया है लेकिन बहुत ही इजी है। मैं अभी आपको बहुत ही इजी करा दूंगा, आपको भी पता नहीं चलेगा कि इतना भी इजी हो सकता है। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब नीचे दिए गए, इनको आपको देखना है। रिकमेंडेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैंने आपको पढ़ाया है MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य फॉर क्रॉप्स इन इंडिया। तो ध्यान रखना है, भारत में कृषि के लिए MSP कौन रिकमेंड करता है? तो भारत में जो करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट प्राइसेस। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइसेस। यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए जो जिम्मेदार आयोग है वो है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइसेस। डोंट वरी, अभी भी समझ नहीं आया तो हम हिंदी में आपको समझा देते हैं बढ़िया से। देखिए CACP अभी आपने पढ़ा है, CACP कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड प्राइसेस। तो यहाँ पर कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है। 1965 में ये अस्तित्व में आया था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा, 1978 में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अगला, इसमें हम थोड़ा सा विस्तार में समझ लेते हैं हल्का सा। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया भारत में स्थित पत्रकारों, विशेष रूप से संपादकों का एक गैर लाभकारी संगठन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में हुई थी। गिल्ड्स ऑफ इंडिया मतलब एडिटर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया, EGI की स्थापना 1978 में हुई थी, कुलदीप नैयर द्वारा की गई थी। अगर हम बात करें इसके संस्थापक कौन थे, तो उस समय संस्थापक आपको बता दूं कुलदीप नैयर, जो कि हमने पढ़ा। किस जगह है? तो नई दिल्ली में, आपको ये भी याद रखना है, नई दिल्ली भारत में इसका मुख्यालय है। अगर हम बात करें वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं सीमा मुस्तफ़ा इसकी अध्यक्ष हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया की यहाँ पर ये कौन है? सीमा मुस्तफ़ा अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। वर्तमान समय का कौन सा भारतीय राज्य 1953 में, कब दोस्तों? 1953 में मैसूर राज्य में यहाँ पर अस्तित्व में आ गया था? तो ये कर्नाटक जो है अस्तित्व में आ गया था 1953 में। मैसूर राज्य था वो कर्नाटक के रूप में अस्तित्व में आ गया था 1953 में। अगर मैं बात करूं निम्नलिखित में से कौन मणिपुर का राजकीय पुष्प है, तो मणिपुर का जो राष्ट्रीय पुष्प है ना, राजकीय स्टेट फ्लावर, तो वो है शिरुई लिली। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मणिपुर का राजकीय पुष्प शिरुई लिली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको का पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इसको का जो पहला कारखाना स्थापित किया गया था दोस्तों, IISCO का स्थापना जो की गई थी कारखाने की, वो हीरापुर की गई थी। तो ध्यान रखना है आपको, हीरापुर इज द राइट आंसर। आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि जो हीरापुर है किस राज्य में है। तो आपको इसको का पहले कारखाने की स्थापना कहाँ पर की गई थी? हीरापुर में। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, हीरापुर सही होगा। आपको कमेंट में बताना है हीरापुर किस राज्य में है। वर्ष 2020 में किस महीने को भारत में पोषण माह के रूप में मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, पोषण माह मतलब खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, तो पोषण माह ऑप्शन आपका सी, दिसंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, सितंबर।
सितंबर, सितंबर इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी सितंबर। दोस्तों क्षमा चाहूंगा, गलती से वो निकल गया दिसंबर, तो सितंबर आपका सही हो जाएगा, जिसे पोषण माह के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग और संबंधित नदी युग में सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा अपना दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 सतलुज नदी पर बिल्कुल नहीं है। कृष्णा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग पहला है। राष्ट्रीय जलमार्ग पहला आपका गंगा नदी पर और दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी पर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे की ओर चलेंगे। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? जहाँ पर ज़्यादा जनता वहाँ पर ज़्यादा लोग, ज़्यादा लोग तो ज़्यादा जिले। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। आगे चलेंगे। भारतीय इतिहास में किसे आठविक राज्य के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो आठविक राज्य के रूप में संदर्भित किया जाता है वन साम्राज्य को यहाँ पर संदर्भित किया जाता है। आठविक राज्य के रूप में वन साम्राज्य को यहाँ पर संदर्भित किया जाता है। संथाल विद्रोह, संथाल जनजाति द्वारा यह विद्रोह किया गया था। झारखंड की प्रमुख जनजाति है संथाल, यहाँ पर आपको याद रखना है। तो संथाल जनजातियों ने यहाँ पर अंग्रेजों के समय कब, जब महारानी लक्ष्मीबाई थी, महारानी लक्ष्मीबाई के समय संथाल विद्रोह हुआ था। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कब हुआ था, तो आप उत्तर फटाक से लगा देंगे। लक्ष्मीबाई कब थी? 1857 क्रांति के समय के आसपास, तो उससे पहले हुआ था संथाल विद्रोह। ये भी घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता रहता है, तो आपको ध्यान रखना है 1857 क्रांति से पहले हुआ था संथाल विद्रोह। संथाल जनजाति झारखंड की है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2021 तक के अनुसार मान्य अनिवार्य विटामिन कितने हैं? तो अभी वो तो घुमाने की बात है, मार्च 2021 तक, तो अभी अनिवार्य रूप से जो विटामिन है ना, टोटल 13 हैं, आपको ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, तो 13 विटामिन है अनिवार्य रूप से। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था? तो भारत का पहला भाग जो था वो कौन सा था? मणिपुर। तो मणिपुर यूनिवर्सल जो एडल्ट वोट राइट का वेज था ना, मतलब सार्वभौमिक वयस्क अधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला जो राज्य का भाग था देश का, वो मणिपुर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलेंगे। निम्न में से कौन सा एक ध्रुवीय अणु है, मतलब पोलर मॉलिक्यूल है? यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा जल। तो यहाँ पर ध्रुवीय अणु जो है वो है जल। तो अगले क्वेश्चन की चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता धातुओं द्वारा नहीं दिखाई जाती है? तो धातुओं द्वारा नीरस दिखती है, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत होगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तार निर्मित किया जा सकता है, ऊष्मा का प्रवाह होता है, बिल्कुल सही। इसमें कोई आकृति निर्मित नहीं की जा सकती, कोई आकृति नहीं बन सकती है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। लेकिन धातुओं द्वारा नहीं दिखाई दे सकती, तो यहाँ पर नीरस नहीं दिख सकती, ये आपको याद रखना है। नीरस मतलब चमकदार, चमकदार धातुएं तो दिखती हैं, सीधी बात ये है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। जिन्ना हिज सक्सेस फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हिज सक्सेस फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री जो जिन्ना के ऊपर पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है? इश्तियाक अहमद। तो याद रखना आपको, इश्तियाक अहमद। तो इश्तियाक अहमद ने यहाँ पर लिखी है, जो आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा जो है, म्यांमार की मुद्रा जो है कियात है। तो म्यांमार कियात इज द राइट आंसर, म्यांमार की मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश देश तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो बांग्लादेश जो है 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के कारण फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन का उपयोग करते समय घरेलू व्यंजक निर्मित होते हैं? तो असमानुपात अभिक्रिया के कारण फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन का उपयोग करते हुए घरेलू व्यंजक निर्मित होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, असमानुपात अभिक्रिया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। गोंगसा ओगेन वांगचुक किस वर्ष में भूटान के पहले सम्राट बने थे? तो देखिए आप कितना खतरनाक तरीके से प्रश्न पूछ रहा है आपसे। गोंगसा ओगेन वांगचुक
तो ये 1907 में भूटान के पहले सम्राट बने थे। तो घबराना नहीं है, मैंने आपको बता दिया, आपको याद रखना है, एग्जाम में पक्का रिपीट होगा तो आप इसको आसानी से टिक कर देंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजकोषीय नीति की अवधारणा, मतलब राजकोषीय जो नीति पॉलिसी है उसकी अवधारणा मूल रूप से डैश के विचार पर आधारित है, मतलब किस व्यक्ति ने इसके बारे में बताया था? तो जॉन मेनार्ड किन्स ने बताया था, जॉन मेनार्ड किन्स ने बताया था। जो आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। निम्न में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन सी घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है? तो आपको याद रखना है साइलेंट घाटी जो है ये कहाँ पर है दोस्तों? ये केरल राज्य में है, ध्यान रखना आप। साइलेंट घाटी कहाँ पर है? केरल राज्य में है दोस्तों। चुंबी घाटी, मरखा घाटी, मलाना घाटी, तो ये तीनों की तीनों घाटियाँ कहाँ हैं दोस्तों? जो तीनों की तीनों घाटियाँ हिमाचल प्रदेश में हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो याद रखेंगे। हम देखते हैं साइलेंट वैली को। तो साइलेंट वैली आपके सामने आ चुकी है, एकदम आपको साइलेंट कर देगी। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, केरल राज्य में साइलेंट वैली का दृश्य है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। पूर्णा, मंजीरा, प्राणहिता। अगला क्वेश्चन, पूर्णा, मंजीरा, प्राणहिता निम्न की सहायक नदियां हैं। तो पूर्णा, मंजीरा, प्राणहिता गोदावरी नदी की, जी हाँ दोस्तों, गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी जाके कहाँ गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में, बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है गोदावरी नदी। जबकि चंबल नदी जो है यमुना में जाके मिल जाती है। सिंधु नदी भी जाके यमुना में मिल जाती है, ध्यान रखना दोस्तों। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के धर्म, नस्ल, जाति या लिंग, जन्म के स्थान पर भेदभाव निषेध की बात किस अनुच्छेद में की गई है दोस्तों? तो भारतीय संविधान में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपका डी, अनुच्छेद 15 एकदम सही उत्तर होगा। 10 जो है नागरिकता संबंधित है, 22 जो है स्वतंत्रता के अधिकार संबंधित है, और 27 जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है चारों अनुच्छेदों के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, अकबर ने किस वर्ष में पिछले 10 वर्षों में राज्य के राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया था, जिसमें मूल्य में उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादक की जानकारी थी? तो अकबर ने 1580 में पिछले 10 वर्षों में राज्य के राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया था, जिसमें मूल्य में उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादक की जानकारी थी। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? ये भी आपको याद रखना है। 16 श्यामे जी निकल लिए थे, अकबर की मृत्यु हो गई थी, क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपको याद रखना। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिले थे? तो हड़प्पा सभ्यता में आप देखें दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के टेराकोटल हल जो कहाँ पर मिले थे? वो बनवाली में मिले थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बनवाली। कमेंट में छाप देना बनवाली कहाँ पाया जाता है। तो याद रखना, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान रोजगार और बेरोजगारी पर सर्वेक्षण करता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प पदार्थ और उस पदार्थ में मौजूद अम्ल के बारे में सम्मिलित नहीं है? तो नींबू में लैक्टिक एसिड नहीं पाया जाता, बल्कि क्या पाया जाता है? टार्टरिक एसिड पाया जाता है, या फिर आप कह देंगे साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है, संतरा में साइट्रिक एसिड बिल्कुल सही है, सिरका में एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। ये भी कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। टमाटर में जो पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा, नींबू वाला। 2018-19 के अभ्यारण्य में बाघों की संख्या आकलन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्न में से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, कॉर्बेट, ऑप्शन बी। अगर मैं बात करूं दुधवा कहाँ पर है? दुधवा उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, ध्यान रखना। और बांदीपुर आपको पता ही है, कर्नाटका में बांदीपुर, ठीक है।
नागरहोल आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दें कि ये कहाँ पर है दोस्तों। प्याज रासायनिक क्षोभक का उत्पादक करता है। प्याज रासायनिक क्षोभक का उत्पादक करता है जिसे साइन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड कहा जाता है, जो आंखों की ग्रंथियों को उत्तेजित करता है जिससे अश्रु निकलने लगते हैं। तो ध्यान रखना, अश्रु ग्रंथियों को उत्तेजित करता है और अश्रु निकलने लगते हैं। बहुत ही इजी है आपके लिए ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल की वह कौन सी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायक, नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है? तो ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, अलकप। अलकप इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और किस देश के संविधान से लिया गया है तो जिसका सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल गलत हो जाएगा, लेकिन आंसर आपको यही देना पड़ेगा, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सिद्धांत कनाडा के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल गलत। तो आयरिश मतलब आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति सिद्धांत लिए हैं, बिल्कुल सही है। यूएसए से हमने क्या लिया है? मौलिक अधिकार, बिल्कुल सही है। ब्रिटेन से हमने कानून के शासन पर विचार करना लिया है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से लोनी तक है दोस्तों। तो कहाँ तक? जामनगर से लोनी तक। तो आपको याद रखना है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, आपका बिल्कुल यहाँ पर क्लियर फुल फॉर्म हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या है दोस्तों? बहुत ईजी है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र होता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष हम 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा फास्ट चलेंगे नहीं तो वीडियो जो है आपके लिए बड़ी हो जाएगी। राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए सबसे कम आयु जो होनी चाहिए, न्यूनतम आयु वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ऐसे ही राज्यपाल के लिए हो गई तो राष्ट्रपति के लिए भी होगी, ध्यान रखना। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सीएम और साथ ही साथ पीएम के लिए 25 साल होती है, आपको याद रखना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र के साथ है? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, शिव कुमार शर्मा जी हैं संतूर वादक हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है दोस्तों? तो हमारे ब्रेन को जो ऊर्जा मिलती है, किससे मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है मस्तिष्क को ऊर्जा। तो ध्यान रखना आप। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने द ब्रह्म सूत्र द फिलोसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ नामक पुस्तक लिखी है, आपको याद रखना है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनकी याद में 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? एजुकेशन डे। अगला क्वेश्चन, ए मास ऑफ स्नो एंड आइस दैट मूव्स स्लोली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोंग ए कॉन्फ्लेंट कोर्स अवे फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ एक्यूमुलेशन इज कॉल्ड एज। तो ग्लेशियर। ग्लेशियर ऐसी चीज़ को कहा जाता है जहाँ पर स्नोफॉल होता है, आइस रहती है, स्लोली यहाँ पर बर्फबारी होती रहती है, तो ग्लेशियर हिमनद उसे कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है। सिंपल था, आराम से क्लियर हो गया होगा। ग्लेशियर जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, पर्वतों पे होंगे इस तरह से ग्लेशियर, इनके ऊपर क्या है? स्नोफॉल होता रहता है, बर्फ़ जमती रहती है, इन्हें हम क्या कहते रहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये ग्लेशियर जब गर्मी पड़ती है तो ये पिघलते भी हैं, ध्यान रखना, जिससे क्या होता है? धीमे धीमे नदियों को पानी मिलता रहता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा अब अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है? तो उसका नाम है, भारत का और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली द्वीप। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार फील्ड हॉकी के खेल में भारत ने कितने ओलंपिक पदक जीते हैं? तो ऑप्शन आपका डी 11 बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 हॉकी खिलाड़ी, 11 ही ओलंपिक पदक भारत के। तो इस तरह से आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज कॉल्ड द मंथ ऑफ मैरिज एंड इज सेलिब्रेटेड बिटवीन मई एंड जून? तो ऐसा कौन सा त्यौहार है जो
मई और जून के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है? क्लियर दोस्तों? तो मई और जून के बीच ऑप्शन के हिसाब से सागा दावा ये फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में भी छाप देंगे सागा दावा जो है वो किस राज्य का यहाँ पर त्यौहार है। मांड मुख्य रूप से किस राज्य की पारंपरिक लोक गायन शैली है? तो मांड जो है वो राजस्थान की है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। मांड अच्छा है तो राज करेंगे राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली लेखक ने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में लिखा है? तो आपको याद रखना है दुराते बारबोसा ने पुर्तगाली लेखक के ने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में लिखा है। तो पुर्तगाली लेखक जो हैं वो कौन हैं? दुराते बारबोसा, जिन्होंने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहिदे डैश की महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाने वाला एक लंबा दुपट्टा है जो उनके सिर को ठंडी हवा से बचाने के साथ साथ उनकी परंपरागत सामाजिक और आत्मीयता को प्रदर्शित करता है। तो वो उत्तर हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। राहिदे जो है हिमाचल प्रदेश की महिला द्वारा ओढ़ा जाने वाला एक लंबा दुपट्टा है। दुपट्टा। मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार किस राज्य में सबसे लंबा सड़क नेटवर्क है? तो सबसे ज़्यादा सड़कों का नेटवर्क बना हुआ है महाराष्ट्र। आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस में चतुर्भुजीय क्रिस्टल प्रणाली होती है? मतलब यहाँ पर चतुर्भुज की बात कर रहा है तो आप देखेंगे कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट जो है उसमें चतुर्भुजीय मतलब टेट्रागोनल क्रिस्टल प्रणाली पाई जाती है। ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट। आगे बढ़ेंगे। 1963 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक अलग राज्य बनकर उभरा था? तो नागालैंड 1963 में नया राज्य बना था। नागालैंड आपका 1963 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डैश रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं? तो कौन से रसायन मिलकर अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनाते हैं? आपका ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी माइकल फैराडे इज द राइट आंसर। भारत की वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर 0% वन है? तो लक्षद्वीप आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस भाग में आसफजाई राजवंश के निजामों ने शासन किया था? तो आसफजाई जो हैं राजवंश के निजामों ने शासन किया था। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दक्कन प्रांत। तो भारत के दक्कन प्रांत भाग में आसफजाई राजवंश के निजामों ने शासन किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? तो नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का जो उल्लेख है ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 10 में। मैं आपको बता दूं अनुच्छेद 12 को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का अधिकार पत्र कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जिसे डैश के नाम से जाना जाता है। तो जेली नामक जो एक पदार्थ से घिरा रहता है उसे कोशिका द्रव ऑप्शन डी कहते हैं, कोशिका द्रव। 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था। इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा परीक्षा में आया है। फेडेक्स कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो आपको याद रखना है फेडेक्स कप जो है गोल्फ से संबंधित है, बहुत ही महंगा खेल है जी, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? तो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश जो है वो मालदीव आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो आपको बतानी है कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। अगर बात की जाए पहले कितनी थी? 7। तो ये 6 ही बची है, ध्यान रखना। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, उसे कानूनी तौर पर अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है कुल? तो आपको 11 सही उत्तर देना पड़ेगा, 11 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विद्यालय की जो स्थापना की थी, आपको याद रखना है, धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल इज द राइटर आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित मैंने आपको पहले बता के रखा है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा दोस्तों। तो आप हमारी पुरानी वीडियो को देखना ना भूलें। और डेली मैं करंट अफेयर ही पढ़ाता हूँ, कुछ ना कुछ डालता हूँ जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो आप उसको भी देखना ना भूलें। जो चैनल पर नए जुड़े हैं जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। निम्न में से किस राज्य में अजंता गुफाएं, मैंने पढ़ा रखा है, महाराष्ट्र में है, बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बिटुमनी कोयला क्षेत्र है? तो भारत का सबसे बड़ा बिटुमनी कोयला क्षेत्र जो है वो झरिया झारखंड का है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा झरिया झारखंड। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में जो है नगरी पर्वत श्रृंखला है, ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं पचमढ़ी और कैमूर, ये आपको याद रखना है, ये मध्य प्रदेश में है। और गिरनार जो है वो आपके गुजरात राज्य में है। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। निम्नलिखित में से किस गायिका को मलिका ए गजल की रानी कहा जाता था? तो ऑप्शन आपका जो होगा बेगम अख्तर। बेगम अख्तर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इन्हें गजल की रानी कहा जाता था, तो बेगम अख्तर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अपराधों की दो सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है? तो मैं बात करूं आपसे अपराधों के दो सिद्धि के बारे में, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है, कई प्रकार स्वतंत्रता मिलेगी, इसमें भी है, ध्यान रखना। 18 जो है उपाधियों का अंत है। अगले क्वेश्चन को चलेंगे दोस्तों। तो विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन को नियंत्रण करने के लिए कानूनी प्रावधानों का उल्लेख आरबीआई अधिनियम डैश में है। तो आरबीआई अधिनियम 1934 में, ध्यान रखना, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में है। विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन को नियंत्रण करने के लिए कानूनी प्रावधान का उल्लेख जो है। ठीक है दोस्तों। आम का पत्ता जो है बहुत ही उपयोगी होता है। वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, आम का पेड़ किसका एक उदाहरण है? तो आम का जो पेड़ है वो किसका उदाहरण है दोस्तों? वो सोएपोसी ऑटोट्रॉप का यहाँ पर उदाहरण है आम का पेड़। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थायराइड दिवस जो है हर वर्ष 25 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ष 2000 में निम्न में से किस राज्य का गठन नहीं हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, तेलंगाना का जो हुआ था 2 जून 2014 को हुआ था, जो आपको ध्यान रखना है, 2 जून 2014 को। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड का जो निर्माण हुआ था 2000 को हुआ था। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का हुआ था दोस्तों। उसके बाद 9 नवंबर को उत्तराखंड का और 15 नवंबर को झारखंड का। तो ये आपको याद रखना है 2000 में। निम्न में से किस राशि को विमोचन तुला का उपयोग करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर अगर बात करूँ विमोचन तुला, तो विमोचन तुला या फिर टर्शियन बैलेंस के लिए बल का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन आपका बी सही होता जाएगा। विमोचन तुला का उपयोग बल राशि का किया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो पा रहा होगा। अगले क्वेश्चन के चलेंगे। निम्न में से कौन सा गीत राजस्थान के किसान खेतों में काम करते समय गाते हैं? काम करते करते गीत गाते हैं दोस्तों। तो आप भी काम करते करते कभी गीत गा लिया करो। तो आप भी गाना गाएंगे पंखड़िया। तो पंखड़िया आप ध्यान रखेंगे। पंखड़िया यहाँ पर राजस्थान किसान के जो हैं काम करते समय यहाँ पर लोकगीत गाते हैं, गाना गाते हैं। निम्न में से किस सेल का उपयोग घड़ियों में नहीं होता है? तो घड़ियों में किस सेल का यूज नहीं होता है, जो आपको याद रखना है। तो घड़ियों में लेड एसिड सेल का यूज नहीं होता दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसी नीति को उदार बनाया था? तो 1993 में। ध्यान रखना दोस्तों, 1993 में शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसी नीति को उदार बनाया था। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रूमी दरवाजा, अरे वाह, रूमी कमरा वाला। रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो रूमी दरवाजा जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर निम्नलिखित किस पुस्तक के लेखक हैं? तो सुनील गावस्कर ने जो पुस्तक लिखी है रन्स एंड रून्स, इन्होंने पुस्तक लिखी है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ध्यान रखना, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, वहाँ पर दलदली आपको मिट्टी मिल जाएगी दोस्तों। निम्नलिखित में से 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान में या फिर उज्बेकिस्तान से भारत आया था? तो अल बरूनी जो है 11वीं शताब्दी में
उज्बेकिस्तान से भारत आया था? अल बरूनी। तो अल बरूनी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था। किस राज्य में शत्रुजन्य पहाड़ी स्थित है? तो शत्रुजन्य पहाड़ी जो है गुजरात में है। ऑप्शन ए शत्रुजन्य पहाड़ी गुजरात आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस देश के प्रति शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या उसके डैश को संदर्भित करती है? तो कार्य की घनत्व को, मतलब कार्य करने वाली, वहां पर बहुत मेहनत करेंगे, खेती करेंगे तो कार्य नहीं करेंगे, तो कार्य की घनत्व को संदर्भित कर देती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से शासक तुलुक राजवंश से संबंधित थे? तो तुलुक राजवंश से यहाँ पर कृष्णदेव रॉय, कृष्णदेव रॉय जो हैं तुलुक वंश से संबंधित थे, तुलुक राजवंश। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर जनित बीमारी है? तो यहाँ पर मतलब वाहक किसी न किसी द्वारा फैलाई जाती है। तो मादा मच्छर एनाफिलीज द्वारा फैलाया जाता है। मलेरिया आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विशेष विवाह अधिनियम 1954 निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करता है? तो आपको ध्यान रखना है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 जो है किसका समर्थन नहीं रखता? सख्त सगोत्र विवाह इसको नहीं रखता, लेकिन रखता किस किसको है? अंतरधार्मिक विवाह को याद रखना है, सांप्रदायिक सौहार्द को रखता है, अंतरजातीय व्यवहार को भी ये रखता है। अगला क्वेश्चन, 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में से कौन सा आधुनिक भारतीय राज्य बनाया गया था? तो 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य बनाया गया था। ध्यान रखना दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य बनाया गया था। डरना नहीं, मैं मजाक कर रहा था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो ध्यान रखना आपको। किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर, कंगसावती और रूपनारायण नामक सहायक नदी है? जी हाँ दोस्तों, किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर और कंगसावता और रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हुगली। तो ध्यान रखना आप, हुगली आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दामोदर जो है इसे हम पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, ये भी याद रखना आप दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति जो है समिति का गठन किया था? 2016 में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति का गठन किया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको भी क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। आप ध्यान से हमारे क्वेश्चन और वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन आगे भविष्य में आई हुई परीक्षाओं के लिए क्लियर हो जाए। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक विषाणु जनित रोग नहीं है, मतलब वायरस से फैलने वाला एक रोग नहीं है। तो कुष्ठ रोग जो है ये वायरस से नहीं फैलता, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भोपाल का वह नवाब कौन था जिसने 1868 से 1901 तक शासन किया? तो शाहजहां बेगम था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, 1868 से 1901 तक शासन किया था ये भोपाल का नवाब। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। डैश राज्य में हिमालय का सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम पूर्व तक फैला है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैला है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैला हुआ है हिमालय का सामान्य दिशा की ओर भाग। भारत में हमें जारवा और ओंगे जनजाति कहाँ मिल सकती हैं? तो यहाँ पर बात की जा रही है जारवा और ओंगे जनजाति के बारे में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पेशेवर स्क्वैश में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी को ब्रिटिश ओपन खिताब और 6 विश्व चैंपियंस खिताब का श्रेय दिया जाता है? तो जहांगीर खान। जहांगीर खान आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब बस जल्दी मैं आपके लिए वीडियो खत्म करने वाला हूँ। शिलांग में निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल उत्तर पूर्व भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स बना था? तो असम का है, ध्यान रखना। सॉरी दोस्तों, शिलांग में निम्नलिखित कौन सा स्कूल जो है उत्तर पूर्व भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल बना था? इसका नाम है असम राइफल पब्लिक स्कूल। असम राइफल पब्लिक स्कूल आपका सही हो जाएगा। जी मेघालय में है असम राइफल पब्लिक स्कूल, शिलांग मेघालय की राजधानी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एरावला, कादर, मुदुवर मुख्य रूप से डैश राज्य में जनजातियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है? तो ध्यान रखना है, एरावला, कादर, मुदुवर जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ पर जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है?
तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाली खाड़ी में स्थित भारत का बहुत ही बेस्ट और सबसे बढ़िया द्वीप है। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, हर एक क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी।